हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों मैं क्लास 10th फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज यहाँ पर लेकर के आया हूँ। बच्चों उनको आपको मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा और उनका रिवीजन कराऊंगा, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप की इस वीडियो को देखिएगा। बच्चों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, मिरर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर i अपान u, और एक होता है बच्चों फॉर्मूला m बराबर माइनस का v अपान u। और इसमें अगर हम सिमिलरिटी देखें दोनों सेम वैल्यूज हैं तो i अपान o बराबर माइनस का v अपान u। ये बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज थे जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है मिरर से रिलेटेड थे। बच्चों यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पर जो चीजें यूज करेंगे v और u की वैल्यू यूज करेंगे वो साइन कन्वेंशन वहां पर फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा बच्चों? साइन कन्वेंशन वहां पे फॉलो कराना है, साइन कन्वेंशन वहां पे फॉलो होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर उसके बाद आता है मिरर का फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला बच्चों मिरर फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 1/f और 1/v + 1/u। तो ये बच्चों ये फॉर्मूले बच्चों मिरर से रिलेटेड थे जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इन फार्मूलेज की जो रिवीजन है आपका चल रहा है अच्छे से। और बच्चों इस जैसे जैसे मिरर का फॉर्मूला इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं? आप इससे किसी भी मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इमेज की डिस्टेंस किसी मिरर के पोल से निकाल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से निकाल सकते हैं। तो इन तीन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं इस फार्मूले से। क्लियर हुई बात? अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर लीनियर मैग्निफिकेशन देखें तो यहाँ पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, हम साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही वैल्यू निकलेगी, ध्यान रखिएगा। एक बार में हमने नहीं 2-3 वैल्यू निकालेंगे भाई। यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 2 के बारे में पता हो तो तीसरा अपने आप निकल आएगा। और वो जो फॉर्मूला होता है कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ होती है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर हम उसका हाफ कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमने मिरर के सारे फार्मूलोज को पढ़ लिया, लेकिन वहां पर साइन कन्वेंशंस जरूरी रहेगा, है ना। लेफ्ट वाली डिस्टेंस क्या रहेंगी? नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, अप वाली पॉजिटिव और डाउन वाली नेगेटिव, क्योंकि वहां पर हम प्लेन वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, प्लेन x डैश y y डैश। जैसे कि अगर जो डिस्टेंस पोल के राइट में पड़ेंगी वो x पे लाई करेंगे तो उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो पोल के यहाँ पे ओरिजिन को पोल माना गया है, जो पोल के लेफ्ट में वो नेगेटिव होंगी। जो यानी इस x यानी x डैश जो है प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडर कर सकते हो, और जो इस पर परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी उनकी हाइट पॉजिटिव और जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होंगी उनकी हाइट नेगेटिव होगी। इस तरह से बच्चों हम साइन कन्वेंशंस फॉलो कराएंगे। क्लियर हुई बात? बच्चों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन में मिरर था, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में कोई फार्मूले थे नहीं, केवल उसमें जो एप्लीकेशन था उसका मिरर पे फॉलो किया तो मिरर के फार्मूले थे। अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फार्मूले पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले एक आएगा स्नेल्स लॉ। क्या आएगा बच्चों? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पर क्या है? m बराबर साइन i अपान साइन r। ये बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल है। एक हमने रे डाली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे इस तरह से। अब आपको पता है डेंसर और रेयर मीडियम। अगर रे जो है मीडियम के पास आ रही है तो वो क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। अगर मीडियम से दूर जा रही है तो वो क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीडियम 1 है वो रेयर हो जाएगा और मीडियम 2 क्या है? यहाँ पर डेंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तो यहाँ पर
मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों वो साइन आई अपॉन साइन आर होगा। ये बच्चों स्नेल्स लॉ क्यों इसलिए कहा गया क्योंकि स्नेल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी दी और किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस फार्मूले को उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि अगर मान लो हमें क्या ना पता हो, मान लो हमें यहाँ पर दो मीडियम है, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। बच्चों यहाँ पर ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल है, हमारी रे आ रही बच्चों वहां से यहाँ। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी पे हो जाए, मान लो इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो v1 मान लो और इसमें v2 मान लो, तो अगर हमें मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो क्या करोगे? तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे उसकी वेलोसिटी ऊपर रहेगी और जिसका निकालोगे उस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो नीचे रहेगी। तो यानी कि हम सीधे सीधे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, मीडियम 2 का निकालना चाह रहे हैं, तो मीडियम 2 में जो लाइट की वेलोसिटी है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी है हम उसको कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर में। कैसे? अगर हम मान ले बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर मान लें मीडियम 1 हमारा एयर है और मीडियम 2 बच्चों ग्लास है। क्या है बच्चों? ग्लास। और मान लेते हैं कि सभी आपको पता है कि एयर में जो लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ होती है और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती कि नहीं होती? मीटर पर सेकंड में होगी वेलोसिटी। तो अगर बच्चों हम एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालेंगे तो ANG निकलेंगे, तो ANG में क्या होगा? यानी यहाँ पर एयर की वेलोसिटी कहाँ होगी? ऊपर होगी। ग्लास की वेलोसिटी कहाँ होगी? नीचे होगी। तो ANG और V/VG, V इक्वल टू कितने? 3 × 10⁸ और ये कितना है? 2 × 10⁸। यहाँ से जो काटोगे कितना आएगा? 1.5। तो आपको पता होना चाहिए एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 आता है। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का वो डेप्थ के फॉर्म में होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट है बच्चों, किसी टब में पानी भरा हो उसमें कोई पॉइंट डालोगे तो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हाइट में नजर आता है, वो क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर आपको पता है कि पॉइंट की जो रियल डेप्थ है, ये बच्चों क्या है इसकी? पॉइंट की रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और ये क्या है? वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ। यानी रियल में जो हमारा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर है, लेकिन देखने पर हमें थोड़ा सा ऊपर उठा नजर आता है। तो ये बच्चों रियल डेप्थ है और वो वर्चुअल डेप्थ है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वाटर का होगा, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। और किसके रेस्पेक्ट में होगा? एयर के रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे क्या होगा? रियल डेप्थ ऊपर होगी, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई वर्चुअल डेप्थ। और वर्चुअल डेप्थ को ही कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ। तो इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड और इस तरह से बच्चों हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और बच्चों होता है क्रिटिकल एंगल के टर्म में। इसके अंदर टर्म में होता है क्रिटिकल एंगल के टर्म में। मान लो कोई हमारे डेंसर मीडियम हम मान लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट है बच्चों और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट रे बच्चों आ रही है। अब आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो किसी भी ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम में फॉर्म होता है, जिसके लिए बच्चों ये हमने क्या मान लिया? रेयरर मीडियम मान लिया है। जिसके लिए रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मान लो बच्चों ये ग्लास है और ये मान लो एयर है, तो यह मान लो रेयरर है, डेंसर है। चलो ऐसे बना लेते हैं, जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। डेंसर को हमने सिंबल D कर दिया और रेयर को हमने R कर दिया। तो यहाँ पर DNR यानी डेंसर के रेस्पेक्ट में रेयर का निकालोगे तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ फॉलो कराओगे तो साइन I अपॉन साइन R। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और जिसका निकालते हो उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डेंसर के रेस्पेक्ट में तो साइन आई की वैल्यू क्या होगी? साइन आई की वैल्यू है C के बराबर। R कितना है बेटा? साइन 90। तो DNR कितना हो जाएगा बच्चों?
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फॉलो कराएंगे तो DNR इंटू RND इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। DNR की वैल्यू हमको कितनी पता है, साइन सी पता है बच्चों, तो साइन सी इंटू RND बराबर 1, तो RND विल फाइंड 1 अपॉन साइन सी। तो इस तरह से बच्चों आपने क्रिटिकल एंगल के टर्म में भी बेटा क्या कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, और इन पर आते भी हैं सवाल। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, आपका रिवीजन हो रहा है फॉर्मूलों का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिज्म की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म एक बच्चों कैसा होता है कि ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम होता है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और बच्चों आपको पता है इसमें कितनी 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं। बच्चों अगर प्रिज्म है किसी न किसी मेटल का बना होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होगा, और यहाँ पर एक एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और यहाँ पर एक एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये बच्चों क्या डेलेम जो होता है इसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम डेविएशन की घटना होती है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक यहाँ पर सिचुएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्रिएट होता है और यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला लिखाएं तो n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज बच्चों मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया कि आपको फार्मूला थोड़ा सा रिकैप हो जाए, है ना बच्चों। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं लेंस के फार्मूले पर, फार्मूले ऑफ लेंस। लेंस में फार्मूले कितने कितने होंगे, वहां पर भी 3 फार्मूले होंगे लेंस से रिलेटेड जो फार्मूले होंगे। वहां पर एक होगा m बराबर I अपॉन लीनियर यूनिफिकेशन, और वहां पर होगा m बराबर v अपॉन, जो कि मेरे के फार्मूले में माइनस v अपॉन होता है, यहाँ पर v अपॉन होगा। और बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन f बराबर क्या होगा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u नहीं होगा, यहाँ पर होगा माइनस। जैसे वहां पर प्लस में मिरर में प्लस था, यहाँ पे माइनस रहेगा, इतना अंतर रहता है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर अगर लेंस की पावर देखें तो पावर ऑफ लेंस जो होगा वो 100 अपॉन f और 1 अपॉन f, 2 फॉर्मूले होते हैं। तो 100 अपॉन f तब होगा जब f किसमें होगा, f इन सेंटीमीटर। जब f किसमें फोकस लेंथ किसमें होगी, सेंटीमीटर में, तो 100 अपॉन f लगाओगे, और f का होगा व्हेन f इन, जब f कितने में हो जाए, मीटर में दिया गया होगा तो 1 अपॉन f। और जो यूनिट ऑफ पावर होता है, 2 बार पूछा गया है यूनिट ऑफ पावर, ये होता है पर मीटर भी होता है। क्या होता है बच्चों, पर मीटर भी होता है, और डायोप्टर, पर मीटर को ही बच्चों डायोप्टर कहा जाता है, और डायोप्टर का सिंबल बच्चों डी भी होता है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी बच्चों डायोप्टर का सिंबल है। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन पर बेस्ड सवाल आते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, Q बराबर NE। Q बराबर NE का मतलब क्या है, किसी भी एटम पर प्रोड्यूस चार्ज हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर N क्या है, ये N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी या एफिशिएंसी, और E बच्चों क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम किसी भी एटम पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी या तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन उससे जा रहे हैं। इनके आधार पर बच्चों हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। नेचर बच्चों आपको पता है कि नेचर हम इसे नहीं निकाल पाएंगे, नेचर हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उससे रिलीज हो रहे हैं तो नेचर बच्चों पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो नेचर निगेटिव होगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं Q बराबर IT, यानी अगर किसी भी हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी किसी टाइम के लिए फ्लो कर रही है, किसी टाइम मान लो 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, उसके अमाउंट को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। मान लो कि 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी और उसमें 2 सेकंड का टाइम लगा फ्लो करने में, तो Q बराबर 2 × 2, यानी कि कितना होगा 4 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। क्योंकि आपको पता है करंट तभी फ्लो करती है जब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है, फ्री चार्ज, एक फाइनाइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मूव करेगा, तभी करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। और यहाँ पे आपको पता है अगर इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो I बराबर Q अपॉन D, यानी जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे
तो हमें क्या होगी, करंट वैल्यू पता चल जाएगी। इस यूनिट बच्चों क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर एक साइंटिस्ट यहाँ पर है आर कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड ये बच्चों की क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला आता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज में एक रिलेशन होता है V = IR, इसे कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं बच्चों, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो यानी किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है उसको निकालने के लिए हम उसमें फ्लो होने वाले करंट और रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से बच्चों हमें उसके एंड पर प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसमें एक रिलेशन होता है R = ρL/E। ये बच्चों रिलेशन होता है। यहाँ पर रो है, रो एक सिंबल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसका सिंबल होता है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है, और जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। जो क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंडक्टर का बच्चों आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बच्चों कभी कभी होता क्या है कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हम खींच कर बढ़ा देते हैं, या मान लो उसकी लेंथ को हमने कम कर दिया, मतलब मटेरियल उतना ही है, तो अगर हम लेंथ को कम करेंगे मटेरियल उतना ही है तो लेंथ वो मोटा हो जाएगा। अगर उसको खींच के बढ़ाएंगे तो वो पतला हो जाएगा। तो मान लो हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ बच्चों क्या है, L है, और इसकी लेंथ को हमने n टाइम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, n टाइम। n टाइम मतलब क्या है, n कम भी हो सकता है और n ज्यादा भी हो सकता है। n का मतलब क्या है, n एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होता है, 2 गुना 3 गुना कर दिया, या 1/2 1/3 कर दिया। लेकिन इस तरह से किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे। तो उसकी वजह से अगर हम इसकी लेंथ बदलेंगे तो इसका बच्चों रेजिस्टेंस भी बदलेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से मान लेते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस बच्चों इसका R1 था, और जब इसकी लेंथ बदलेगी बच्चों तो इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है R2 हो जाएगा। तो जितना टाइम्स करते हैं तो R2 = n² R1। तो R2 यहाँ पर क्या है, न्यू रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R2 = n² R1। जैसे कि हमारे फॉर्मूला दे दिया गया कि एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ मान लो 10 मीटर है, और इसकी लेंथ को हाफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, हाफ, और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस को हमने R2 मान लिया, तो फॉर्मूला लगाएंगे n² R1। यहाँ पर जो हाफ किया है तो हाफ का मतलब क्या है, 1/2, और ये 1/2 का मतलब यही तो n है, और यहाँ पर 10 ओम क्या है, जो R1 ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या करोगे, R2 = 1/2 का होल स्क्वायर × 10 = 1/4 × 10, तो काटोगे तो 2.5 आएगा, क्योंकि आपको क्या है, लेंथ को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो लेंथ को कम करने पर रेजिस्टेंस भी बच्चों क्या आएगा, कम आएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों हम बात करते हैं आगे, बात हम आगे करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट पर, कि करंट से जो सवाल आते हैं हीटिंग इफेक्ट से भी आते हैं, तो उनके हम फार्मूले आपको बताने वाले हैं। तो हीटिंग इफेक्ट के सवाल तुम कैसे लगाओगे, हीटिंग इफेक्ट के सवाल बच्चों फॉर्मूले कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि भाई कोई भी बैटरी है अगर किसी कंडक्टर से जुड़ी हुई है तो वहां पर एनर्जी प्रोवाइड होती है, वहां पर फ्री चार्जेस को, और वो चार्ज मूव करते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का सिंबल बच्चों W होता है। तो फॉर्मूला होता है W/V × Q। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q होता है फ्री चार्ज। एक फॉर्मूला होता है W/V × I × T। एक फॉर्मूला होता है W/V² /R × T, और एक फॉर्मूला होता है W/I² × R × T। तो ये जो 4 फॉर्मूले होते हैं, और इनकी यूनिट बच्चों क्या है, जूल में होगा। ये वैल्यू जो आएगी उसमें किसमें आएगी, जूल में आएगी, जूल में। ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, इनकी यूनिट जूल होती है। तो ये सारा यूनिट जो रहेगा वो जूल में रहेगा। तो ये 4 फॉर्मूले बच्चों हैं, तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, सभी को बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यही इलेक्ट्रिक एनर्जी
जब हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है एनर्जी को ही हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे हर वक्त एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। क्योंकि आप देखते हैं अपने नेचर में, जैसे हमें बल्ब लगाते हैं, बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। अब ठंडी आ गई इस समय तो हम ओवन यूज करते हैं, या आप कह सकते हो हीटर यूज करते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है तो वहीं हीट एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। तो हर वक्त आप देखते हो कि वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। यानी कि हर वक्त हमारे डेली लाइफ के लिए जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और इस तरह से अपना जीवन हम सर्वाइव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाए, तो जैसे कि हमने गौर किया, आपको पढ़ाया गया हीटर पढ़ाया गया, आपको इलेक्ट्रिक प्रेस पढ़ाया गया, आपको बल्ब पढ़ाया गया, जो 10 वाला बल्ब आता था पहले। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है, उसका कन्वर्जन बच्चों हीट एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। तो अगर यही इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटली हीट एनर्जी में बदल जाए, तो हीट एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला यही हो जाएगा। तो W बराबर H, H बराबर W, H बराबर W, H बराबर W, H बराबर W, यानी हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला सेम होगा। क्योंकि यही इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल रही है, हीट एनर्जी में बदल रही है। किस में बदल रही है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों अगर हीट एनर्जी को हमें कैलोरी में निकालना हो, किसमें निकालना हो, तो कैलोरी में निकालना हो, तो क्या करोगे आप 4.2 से डिवाइड करते जाओगे, 4.2 से डिवाइड करते जाओगे, 4.2 से डिवाइड करते जाओगे, तो ये फॉर्म वैल्यू है कैलोरी में मिल जाएगी। किसमें मिलेगी, तो कैलोरी में। 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें कैलोरी में मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, या 4.18 जूल। तो 18 में अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको 1 मान के आगे ऐड कर लेते हैं ना, ड्यू टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो यहाँ पर 4.2 जूल, एक कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको पता है इसमें एक सवाल और हो जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना। उसके पहले हम आपको पावर पढ़ाने वाले, क्या पढ़ाने वाले हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर के लिए बेटा कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। P और W अपॉन T हो गया, 4 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर। तो VQ अपॉन T हो जाएगा, और क्या है, P और VI, P और V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर I स्क्वायर इनटू R। तो जो यहाँ पर 5 फॉर्मूले हैं पावर के, और पावर की यूनिट क्या होती है, जो वाट होती है। क्या होती है बेटा, वाट होती है। तो इन फॉर्मूले से आप पावर निकाल पाएंगे। यहाँ पर V क्या है, V है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, I है टू करंट, T है टाइम, और Q है चार्ज, R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, I है फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर। बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होता है, जैसे घर में आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हो और उनको कुछ ना कुछ टाइम के यूज करते हो, किसी ना किसी उनकी पावर होती है, उनकी कोई ना कोई पावर होती है। इतने वाट के हैं, इतने वाट का बल्ब है, इतने वाट का हमारा रेफ्रिजरेटर है, इतने वाट का हमारा फैन है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब उनको यूज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है। और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी काउंट होता है तुम्हारे इलेक्ट्रिक मीटर में होता है, और इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स होता है ना बच्चों। तो वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालोगे, तो क्या निकालोगे, वाट इनटू आवर इनटू डेज इनटू नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, नंबर ऑफ डिवाइस कह सकते हो, अपॉन 1000। यानी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, फिर से लिख देते हैं अच्छे से, वाट इनटू आवर इनटू डेज इनटू नंबर ऑफ डिवाइस अपॉन 1000। यानी मान लेते कि बल्ब है, तो ये बल्ब जो फार्मूला है हर बार सेम डिवाइस के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पंखे हैं, बल्ब है, तो सबके वाट को जोड़ लो फिर लो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर जितने पंखे हैं उनके लिए अलग निकालना होगा, जितने बल्ब हैं उनके लिए अलग निकालो, फिर जोड़ लो, तब नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कह दिया गया कि हमारे पास 10 वाट के 4 फैन हैं और 20 वाट के 4 बल्ब हैं, तो क्या करना पड़ेगा। यानी अगर हमको फैन के निकालना है तो ये 4 फैन जो है नंबर ऑफ डिवाइस को बताएगा, यहाँ पे 4 बल्ब जो है नंबर ऑफ डिवाइस को बताएगा। लेकिन हमको यूनिट्स निकालने के लिए पहले अलग अलग, फैन के लिए अलग निकालो, बल्ब के लिए अलग निकालो, फिर जो आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर वाट का मतलब क्या है, जो वैल्यू वाट में है उसको वाट में रखना है। अब मान लो 2 घंटे यूज होता है तो यहाँ पर 2 आवर यूज रखा जाएगा। मान लो 10 डे यूज होता है तो 10 दिन यहाँ रखा जाएगा। और नंबर ऑफ डिवाइसेज यहाँ पर 4 फाइन है तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 है। क्लियर हुई बात। यानी जितनी भी डिवाइसेज हैं सबके लिए अलग अलग फार्मूला लगाओगे, अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स निकालोगे, फिर उन्हें तो बच्चों ऐड करोगे। बच्चों याद रखिएगा, एक यूनिट 1 यूनिट, इसको फिर लिख देते हैं ऊपर, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना। 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होता है बच्चों, 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, इसकी वैल्यू जूल में होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी जब वेस्ट हो जाती, जब कंज्यूम हो जाती है तो आपकी रीडिंग 1 यूनिट हो जाती है आपके मीटर में। और इसी हिसाब से ये रीडिंग बढ़ती रहती है और आप बिल पे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे, सभी को मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करा दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल की वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।